अभी तक जो हम लोग है वंशागति का आणविक आधार जो चैप्टर है उसका 2 पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े हुए थे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में कि न्यूक्लिक अम्ल कैसा होता है और उसके कौन कौन से अवयव होते हैं, वो सब हम लोग पढ़े हुए थे। उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। और जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 अवयव होते हैं। 3 अवयव कौन कौन से होते हैं? तो शर्करा होता है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है और नाइट्रोजनी क्षार होता है। जो शर्करा होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है राइबोस शर्करा, एक होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। और जो फॉस्फोरिक अम्ल है, फॉस्फोरिक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4 जो कि फॉस्फेट ग्रुप उसको उपलब्ध कराता है। और जो नाइट्रोजनी क्षार है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। प्यूरिन होता है 2 प्रकार का, एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडिन होता है 3 प्रकार का, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। इसमें डीएनए में कौन कौन होता है? डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। और आरएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। डीएनए में यूरासिल नहीं होता है और आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। तो हम लोग आगे पढ़े हुए थे चरगाफ का नियम। चरगाफ का नियम किसे कहते हैं? तो हम लोग पढ़े थे कि चरगाफ का नियम क्या होता है कि जो भी डीएनए होता है उसमें जितना % एडेनिन होता है उतना % थाइमिन होता है और जितना % गुआनिन होता है उतना % साइटोसिन होता है। इसी को क्या कहा जाता है? चरगाफ का नियम कहा जाता है। उसका हम लोग पढ़े थे डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे कि डीएनए का जो वाटसन एवं क्रिक मॉडल है उसमें वाटसन और क्रिक ने बताया था कि डीएनए जो होता है वो 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है और दोनों श्रृंखलाएं आपस में कैसे होती हैं? प्रति समानांतर होती हैं। और एक श्रृंखला की ध्रुवता अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है तो दूसरे की क्या होती है? 3 प्राइम से 5 प्राइम। और हम लोग क्या पढ़े थे कि डीएनए का जो आधार होता है, जो बैकबोन होता है, वो बना होता है शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल का। और जो नाइट्रोजनी क्षार है वो अंदर की ओर निकला होता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े हुए थे कि एडेनिन का पूरक थाइमिन होता है और गुआनिन का पूरक साइटोसिन होता है। एडेनिन थाइमिन में कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं? 2 हाइड्रोजन बंधन। और गुआनिन साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं? 3 हाइड्रोजन बंधन। फिर हम लोग पढ़े थे कि डीएनए के एक घुमाव की लंबाई, डीएनए के एक घुमाव की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम या फिर 3.4 नैनोमीटर। और एक घुमाव में कितने क्षार युग्म होते हैं? 10 क्षार युग्म होते हैं। और दोनों क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रम होता है। देखिए ये सब बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, पिछले वीडियो चेक करना, उसमें जितनी बात हम बता रहे हैं सबको बहुत विस्तार से बता चुके थे, हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है डीएनए का पैकेजिंग, कि डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है। डीएनए के पैकेजिंग करने का मतलब क्या है कि देखो, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक में जो डीएनए होता है उस डीएनए की जो लंबाई होती है वो 2.2 मीटर होती है। मतलब एक कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए है, एक कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए है उसका लेंथ कितना होता है? 2.2 मीटर होता है, ठीक है। और देखो वो जो इतना बड़ा डीएनए है उतना छोटा केंद्रक में कैसे आ गया है? उतना जो बड़ा डीएनए है 2.2 मीटर लंबा, उतना छोटा केंद्रक में कैसे आ गया है? तो उसका पैकेजिंग होता है, उसका पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त होता है, जिससे कि वो जो है उतना लंबा डीएनए उतने छोटे से केंद्रक में एकोमोडेट हो जाता है, समा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर तुमको 2 किलोमीटर लंबा एक तार दिया जाए, अब बोला जाए कि उसको जिस रूम में तुम बैठे होगे अभी उस रूम में उसको रख दो, तो क्या 2 किलोमीटर लंबा तार तुम उस रूम में रख सकते हैं? कैसे? उसको मोड़ के उसको फोल्ड कर देंगे तो उसमें आ जाएगा। 2 किलोमीटर लंबा तार छोटे से रूम में भी आ जाएगा। मतलब कि अगर हम उसको मोड़ दें तो उसमें वो आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है जो डीएनए होता है उसको मोड़ के उसका पैकेजिंग करके उसको जो है छोटे से केंद्रक में हटाया जाता है, रखा जाता है। तो वही हम लोग को पढ़ना है कि कैसे डीएनए का पैकेजिंग होता है और कैसे डीएनए से जो है पहले क्रोमैटिन बनता है और फिर क्रोमैटिन से जो है गुणसूत्र बनता है, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम शुरू में नहीं होता है, क्रोमोसोम केवल बनता है जब कोशिका विभाजन होने वाला होता है। और तो इस तरह हमेशा उसके अंदर जो है क्रोमैटिन पाया जाता है और क्रोमैटिन ही बाद में खुद को अरेंज करता है, अपने आप को जो है संघनित करता है और तब उससे गुणसूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है और कैसे जो है डीएनए से क्रोमैटिन बनता है और फिर क्रोमैटिन से गुणसूत्र बनता है, मतलब कि क्रोमोसोम बनता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात ये कि डीएनए के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग समझ लें। और पहली बात हम लोग डीएनए के बारे में तो जानते ही हैं कि डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कौन कौन होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। एक बात हम लोग और समझ लें कि जो डीएनए होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए जो होता है यह ऋणावेशित होता है,
डीएनए कैसा होता है? ऋणावेशित, मतलब कि ऋण आवेश डीएनए पर पाया जाता है, निगेटिव चार्ज पाया जाता है। डीएनए पर कौन चार्ज पाया जाता है? निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश, माइनस चार्ज पाया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में भी आ भी सकता है ये ऑब्जेक्टिव में कि डीएनए पर कौन आवेश होता है। तो याद रखना है कि डीएनए पर ऋण आवेश होता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखो डीएनए पर ऋण आवेश है, डीएनए है कहाँ? डीएनए जो है वो कोशिका के केंद्र के अंदर है। ठीक है, और इसमें साथ में क्या होता है कि जो कोशिका का केंद्रक है, केंद्रक में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिन प्रोटीन्स को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहा जाता है उनको? हिस्टोन। हिस्टोन क्या है बच्चों? हिस्टोन जो है ये प्रोटीन है। हिस्टोन क्या है बोलो? हिस्टोन जो है वो प्रोटीन है। और हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इस पर प्लस चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन पर कौन आवेश होता है? इस पर धन आवेश होता है। हिस्टोन प्रोटीन पर धनावेश होता है, ये धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, देखो क्या क्या समझे कि डीएनए कहाँ होता है? कोशिका के केंद्रक में ही होता है, और उस पर कौन चार्ज है? माइनस चार्ज। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होता है? कोशिका के केंद्रक में होता है, और उस पर भी कौन चार्ज होता है? उस पर जो होता है प्लस चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, धनावेशित होता है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इस पर मेन बात है कि धनावेश क्यों होता है? धन आवेश इस पर किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है कि हिस्टोन प्रोटीन पर धन आवेश पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है? तब याद रखना है कि तो धन आवेश जो होता है वो आर्जिनिन एवं लाइसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, अब ये आर्जिनिन और लाइसिन क्या है? तो आर्जिनिन और लाइसिन जो है ये एमिनो अम्ल है। आर्जिनिन और लाइसिन क्या हैं? ये एमिनो अम्ल हैं। एमिनो अम्ल समझते? इस तरह से प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से जो बेसिक यूनिट होता है जिससे मिल के प्रोटीन बना हुआ है, जो प्रोटीन की जो इकाई होती है वो कौन होता है? एमिनो अम्ल। प्रोटीन की इकाई को क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल कहते हैं। लिखते तो जो भी इस तरह की बात निकल गया जो नहीं पता हो, बेहतर है वीडियो को वहीं पर पॉज करो और उस बात को पहले लिख लो। ठीक है, तो प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो अम्ल से। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट बना होता है किससे? ग्लूकोज से। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेसिक यूनिट कौन होता है? ग्लूकोज होता है। जिस तरह से वसा का, फैट का सबसे बेसिक यूनिट कौन होता है? वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल होता है। वैसे ही प्रोटीन का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है। और ये एमिनो अम्ल को याद रखना चाहिए कि ये एमिनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। मतलब 20 प्रकार के एमिनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन बना होता है। और ये जो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं इसमें 10 प्रकार के जो एमिनो अम्ल हैं उनको कहा जाता है आवश्यक एसेंशियल एमिनो अम्ल, और 10 प्रकार जो है उनको अनावश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है। तो ये जो प्रोटीन है ये बना हुआ है किससे? एमिनो अम्ल से। और जो हिस्टोन प्रोटीन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है। और धनावेश किसके कारण होता है? धनावेश होता है आर्जिनिन और लाइसिन के कारण। आर्जिनिन और लाइसिन क्या है? ये दोनों एमिनो अम्ल हैं। और कैसे एमिनो अम्ल हैं? पॉजिटिवली चार्ज, धनावेशित एमिनो अम्ल है। और चूंकि आर्जिनिन और लाइसिन हिस्टोन में होते हैं तो इसी कारण से जो हिस्टोन है वो भी धनावेशित होता है, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी तक क्या किया देखे कि डीएनए कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है। और कहाँ होता है? कोशिका के केंद्र के अंदर होता है। वैसे ही हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होता है? कोशिका के केंद्र के अंदर होता है। और हिस्टोन प्रोटीन पर भी कौन चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है। और हिस्टोन प्रोटीन पर प्लस चार्ज किसके कारण होता है? तो एमिनो अम्ल के कारण। किस एमिनो अम्ल के कारण होता है? आर्जिनिन और लाइसिन के कारण। और एक प्रोटीन, यही बोला कि प्रोटीन कितने प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना होता है, जिसमें से जो 10 एमिनो अम्ल हैं वो शरीर के अंदर ही बन जाते हैं और 10 को हमको बाहर से भोजन के रूप में लेना पड़ता है, भोजन के द्वारा लेना पड़ता है। तो देखो, तो अभी तक समझ में आया कि हिस्टोन पर प्लस चार्ज है और डीएनए पर कौन चार्ज है? माइनस चार्ज है। अब होता क्या है कि हिस्टोन के 8 अणु,
हिस्टोन के 8 अणु आपस में जुड़कर एक हिस्टोन का बड़ा अणु बनाते हैं, जिसको कि हिस्टोन अष्टक कहा जाता है। चूँकि 8 मिलकर बना रहे हैं इसलिए क्या कहते हैं उसको, अष्टक। अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्टामर, या हिंदी में कहते हैं अष्टक। तो ये मान लो कि ये हिस्टोन के 8 अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा सा अणु बना है, जिनको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कि हम कहते हैं हिस्टोन, कहते हैं क्या, हिस्टोन अष्टक, या फिर अंग्रेजी में कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, हिस्टोन के 8 अणु आपस में जुड़कर निर्माण करते हैं किसका, हिस्टोन अष्टक का। और फिर क्या होता है कि हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ, बताओ हिस्टोन अष्टक पे कौन चार्ज है, प्लस चार्ज है, क्योंकि हिस्टोन अष्टक बना हुआ है किससे, हिस्टोन से। और हिस्टोन पे कौन चार्ज है, प्लस चार्ज। हिस्टोन पे प्लस चार्ज किसके कारण है, आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो अम्ल के कारण है। देखो एमिनो अम्ल के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है, केमिस्ट्री का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, या फिर 11वीं में था बायोलॉजी में जैव अणु, तो वहाँ हम भी बतलाए हुए थे कि एमिनो अम्ल कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब हम बतलाए थे। ये फिर आपको पढ़ने को मिलेगा केमिस्ट्री में लास्ट में, इसी 12th क्लास में। ठीक है, तो आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो अम्ल हैं जो कि हिस्टोन में होते हैं, और चूँकि इन पर प्लस चार्ज होता है इसलिए हिस्टोन पर भी प्लस चार्ज होता है। और हिस्टोन के 8 ऐसे अणु आपस में जुड़कर हिस्टोन ऑक्टामर का, हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है कि हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ जो डीएनए है वो आकर लिपटना शुरू हो जाता है। मतलब कि ये मान लो कि अगर हिस्टोन अष्टक हो गया तो जो डीएनए है वो रस्सी की तरह होता है, क्योंकि डीएनए कैसे होता है, उसमें चैन होता है, 2 चैन होता है, और वो आकर इसके चारों तरफ लिपटना, ऐसे रैप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मान लो हिस्टोन अष्टक है, इसके चारों तरफ होकर क्या हुआ, यहाँ पर जो डीएनए है वो आकर ऐसे लिपटना शुरू हो गया। देखो उधर से भी है, हम दिखा नहीं ना पा रहे हैं, इधर से ऐसे ऐसे लिपटना इसमें शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो कितना डीएनए, तो डीएनए जो होता है, जो एक हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ होता है, उसमें डीएनए के 200 क्षार युग्म होते हैं। कितने क्षार युग्म होते हैं, 200 क्षार युग्म, समझ रहे हैं। एडेनिन का युग्मन किससे होता है, थाइमिन से, और गुआनिन का युग्मन किससे होता है, साइटोसिन से। एडेनिन थाइमिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2, और साइटोसिन थाइमिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3। तो हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ जो ये डीएनए है आकर लिपटना शुरू हो गया, और कितने बेस पेयर का, कितने क्षार युग्म का डीएनए आकर लिपटा है, 200 क्षार युग्म का। और तब जो संरचना बना हुआ है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम, जो ये बना है। ठीक है, मतलब कि हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ 200 क्षार युग्मों के डीएनए के लिपटने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसको लिखना हो तो कि न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, तो हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ 200 क्षार युग्मों के डीएनए के लिपटने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब इस तरह क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनते हैं। ठीक है, तो मान लो ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये मान लो एक दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं न्यूक्लियोसोम क्या है, हिस्टोन अष्टक था और हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ आकर लिपट गया, क्या लिपट गया, डीएनए। कितने क्षार युग्मों का डीएनए, 200 क्षार युग्मों का डीएनए। ठीक है, और तब जो संरचना बनता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो ये मान लो एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, और फिर जो अलग अलग न्यूक्लियोसोम होता है उसको फिर से हिस्टोन प्रोटीन जोड़ देता है। मतलब मान लो कि ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, इन दोनों के बीच में फिर एक और हिस्टोन प्रोटीन आएगा जो कि इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि हजारों की संख्या में जो न्यूक्लियोसोम है ये हिस्टोन के द्वारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब देखो हमें बड़ा दिख रहा है, बड़ा ये होता नहीं है। जब हम कोशिका के केंद्र के अंदर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमको उसमें जो है धागा पर गांठ की तरह, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रिड्स ऑन स्ट्रिंग, धागा पर गांठ की तरह एक संरचना दिखाई देता है, उसी को क्रोमेटिन कहा जाता है। मतलब कि जब हम कोशिका के केंद्रक में, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको कुछ इस तरह का जो संरचना है वो दिखाई देगा। देखो धागा पर गांठ, देखे धागा पर अगर गांठ बांध दिया जाए तो कैसे दिखेगा, ऐसे ही कुछ, अगर बहुत सारा गांठ हो उस पर तो वैसे ही दिखता है ये, और इसी को कहा जाता है क्रोमेटिन। अब बात है कि ये गांठ कहाँ से आया, तो यही जो गांठ है यही न्यूक्लियोसोम है।
मतलब इतना छोटा होता है कि देखो बहुत सारा न्यूक्लियोसोम है। जैसे कि मान लो कि एक रोड है, ठीक है, मान लो कि रोड पर बहुत सारा गाड़ी खड़ा है, लाल रंग का मान लो बहुत सारा कार एक लाइन से खड़ा है। मान लो कि कार के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है। अब मान लो कि उसको बहुत ऊपर से अगर देखा जा रहा है, कोई प्लेन में बैठा है वहाँ से देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, उसको एकदम वो एक लाइन से दिखेगा, आपस में जुड़ा हुआ। जितना ही ऊपर से देखेगा उतना ही उसको आपस में जुड़ा हुआ एक लाल हो सकता है, बहुत ऊपर से देखे तो उसको लाल रंग का एक लाइन दिखे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी होता है, क्योंकि ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जिसको माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो क्या होगा कि हमको ये एक लाइन दिखेंगे, और जहाँ जहाँ ये न्यूक्लियोसोम है वहाँ वहाँ क्या दिख रहा है, हमको गांठ दिखाई दे रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्रोमेटिन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। तो कोशिका के अंदर जो होता है वो क्रोमेटिन होता है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र नहीं होता है। गुणसूत्र तो बाद में बनता है, जब कोशिका विभाजन होने वाला होता है तब गुणसूत्र बनता है। तो हमेशा जो है हम जब देखेंगे कोशिका के अंदर तो एक बहुत ही कुंडलित, क्वाइल्ड, आपस में से उलझा हुआ संरचना दिखाई देगा, जो कि धागा की संरचनाओं से बना होगा। और वो जो धागा जैसी संरचना होगा उस पर भी गांठें पर उपस्थित होंगी, और वो जो गांठें होंगी उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम। आया हुआ क्वेश्चन है ये कि क्रोमेटिन पर जो गांठें होती हैं वो क्या होती हैं, तो न्यूक्लियोसोम होती हैं, याद रखना। देखो एक बार फिर से क्या क्या पढ़े अभी तक ये कि डीएनए पर कौन चार्ज होता है, माइनस चार्ज। डीएनए पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। हिस्टोन प्रोटीन पर कौन आवेश होता है, धन आवेश होता है। बात होता है कि हिस्टोन प्रोटीन पर धन आवेश किसके कारण होता है, तो आर्जिनिन एवं लाइसिन के कारण होता है। आर्जिनिन और लाइसिन क्या है, एमिनो अम्ल है, ठीक है, और इनकी अधिकता होती है हिस्टोन में। और चूँकि ये दोनों प्रोटीन धनावेशित हैं, इसलिए जो हिस्टोन है ये भी कैसा होता है, धनावेशित होता है। उसके बाद हिस्टोन के कितने अणु आपस में मिलकर हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं, 8 अणु। और हिस्टोन के 8 अणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, हिस्टोन अष्टक बनाते हैं। और उस हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ डीएनए जो है वो आकर लिपटना शुरू हो जाता है। कितने क्षार युग्मों का डीएनए आकर लिपटता है, 200 क्षार युग्मों का। और तब जो बनता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। और फिर न्यूक्लियोसोम को आपस में कौन जोड़ देता है, हिस्टोन जोड़ देता है। और जब हम कोशिका के केंद्रक में माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको कुछ उस पर धागा पर गांठ जैसा संरचना दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। अभी तक कितना समझे कि डीएनए से क्रोमेटिन तक कैसे पहुंचा। देखो तो हम लोग डिटेल से बात कर रहे हैं। पहले हम लोग डीएनए के पूरा अंदर से देखें कि डीएनए में होता क्या क्या है, फिर हम लोग पढ़ें कि डीएनए का संरचना कैसा होता है, फिर पढ़ें कि डीएनए से क्रोमेटिन कैसे बनता है। अब हम देखते हैं ये क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कैसे बनता है। जब हम लोग सुनते हैं ना कोशिका के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ा, इंसान के केस में 46 है ना, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, उसमें कितना होता है, 48, बोल सकते हो 24 जोड़ा। मकई में कितना होता है, 10 जोड़ा। जो मटर होता है उसमें कितना होता है, 7 जोड़ा। इसमें लिखवाए हुए भी हैं जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। जो ये होता है फल मक्खी, उसमें कितना होता है, 4 जोड़ा, है ना। तो देखो अब कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का निर्माण कैसे होता है। तो मान लो अब क्रोमेटिन हो गया। अब क्रोमेटिन जो होता है इसको अगर हम देखें तो क्रोमेटिन कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलता है। मतलब कहीं कहीं क्या होता है कि ये बहुत ही, देखो कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत ही आपस में संघनित रूप से बहुत ज़्यादा टाइटली आपस में बंधा होता है। और कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लूज होता है। मतलब कहीं कहीं जो इनका पैकेजिंग है वो बहुत अधिक टाइटली पैक्ड होता है और कहीं कहीं लूजली पैक्ड होता है। तो ये जो भाग है जहाँ पर ये आपस में बहुत करीब है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। मतलब तुम कह सकते हैं कि क्रोमेटिन के 2 भाग होते हैं। एक क्रोमेटिन का वह हिस्सा जो बहुत करीब होता है, जिसमें जो बाइंडिंग है, जिसमें जो इसका जो संरचना है बहुत अधिक आपस में क्लोज होता है, नज़दीक होता है, इसे क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लूजली बाउंड होता है उसे कहा जाता है यूक्रोमेटिन। उसको क्या कहा जाता है, यूक्रोमेटिन। इसमें से जो यूक्रोमेटिन है यही सब क्रियात्मक भाग है। मतलब जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये क्रियात्मक नहीं होता है, फंक्शनल नहीं होता है। फंक्शनल कौन होता है, यूक्रोमेटिन जो है ये फंक्शनल होता है, क्रियात्मक होता है। लिख सकते हैं यूक्रोमेटिन जो है यही क्रियात्मक भाग है।
समझ रहे हैं ना, मतलब क्या है इसका कि यही वो भाग है जो कि आगे के जो काम है, मतलब जो जीन DNA सब जो चीज़ें होती हैं वो सब यहीं से होती हैं। मतलब जीन समझ रहे हैं ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे जीन के बारे में। जैसे कि जो लक्षण है उनको नियंत्रण कौन करता है, जीन करता है, और वो जीन जो है ये यहीं से आता है, यूक्रोमेटिन से आता है। खैर हम आगे इसको देखेंगे। अभी तक क्या क्या देखें कि हिस्टोन के 8 अणु आपस में जुड़कर क्या बना है, हिस्टोन अष्टक। हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ आकर क्या लिपट गया है, DNA। कितने क्षार युग्मों का DNA, 200 क्षार युग्मों का DNA। और तब जो बनता है उसे क्या कहते हैं, हिस्टोन अष्टक कहते हैं। हिस्टोन अष्टक जो बनता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। फिर न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ता है और जुड़ने के बाद क्या बनता है, क्रोमेटिन बनता है। क्रोमेटिन का जो हिस्सा बहुत नज़दीक है, बहुत टाइटली पैक्ड है, उसको क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लूजली पैक्ड है उसको क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन। और इसका क्रियात्मक भाग कौन है, यूक्रोमेटिन ही क्रियात्मक भाग है। तो ये हम लोग बात कर लिए अब क्रोमेटिन के बारे में। और देखो क्रोमेटिन हमेशा होता है, देखो अगर पढ़े होगे 11th क्लास में तो जो कोशिका चैप्टर था वहाँ बताया गया होगा कि कोई भी जो कोशिका होता है, जो कोशिका का जीवन चक्र होता है, ठीक है, जो कोशिका का लाइफ साइकिल होता है, जो सेल साइकिल बोल सकते हैं उसको, जो कोशिका चक्र होता है, सेल साइकिल जो होता है, उसमें जो 95% समय है उसमें कोशिका डिवाइड नहीं करता है, विभाजित नहीं करता है, अपने आप को क्या करता है, विकसित करने का काम करता है। और जो 5% समय है उसमें कोशिका क्या करता है, खुद को डिवाइड करता है, खुद की संख्या को बढ़ाता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसी संख्या को बढ़ाने का काम करता है। तो ये जो 95% समय है, ऐसे समझो मान लो किसी कोशिका का अगर जीवन चक्र 24 घंटे का है, मतलब 24 घंटे में कोशिका डिवाइड कर जाता है, ठीक है, 1 से 2 में बन जाता है। तो 24 घंटा में से जो 23 घंटा समय है वो लगाता है खुद को डेवलप करने में, खुद को परिपक्व करने में। और जो 1 घंटा समय है 23 आवर में से जो 1 आवर टाइम बचा 24 आवर में से, उसको यूज़ करता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। पता है उसको अंतरावस्था कहा जाता है, उसको एम अवस्था कहा जाता है, नहीं जाते उसमें 11th क्लास होती है। तो खैर 23 घंटा लगता है उसे खुद को परिपक्व करने में और 1 घंटा लगता है उसे खुद को विभाजित करने में। तो ये जो 23 घंटा समय है या जो 95% समय है, इसमें कोशिका क्या करता है कि अपने आप को परिपक्व करता है। और उस समय कोशिका के अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है, उस समय कोशिका में क्रोमोजोम नहीं पाया जाता है, मतलब कोशिका में क्रोमोजोम उस समय नहीं पाया जाता है जिसमें कोशिका विभाजित नहीं कर रहा हो। और जैसे ही कोशिका में विभाजन शुरू होता है, तो क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर होता है साइटोकाइनेसिस। मतलब पहले कोशिका का जो केंद्रक है वो डिवाइड करता है और फिर कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है वो डिवाइड करता है। जो केंद्रक विभाजन होता है कोशिका में वो फिर 4 स्टेप में होता है, याद है ना सब, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पुंपरावस्था, अंतरावस्था, मध्यावस्था, अंत्यावस्था, है ना, पुंपरावस्था, अंतरावस्था, मध्यावस्था, अंत्यावस्था, 4 स्टेज होता है। उसमें से जो प्रोफेज होता है, पुंपरावस्था, उसी प्रावस्था में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन है ये संघनित होकर क्रोमोजोम का निर्माण करता है। मतलब क्रोमोजोम हमेशा नहीं होता है, क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बनता है संघनन के द्वारा, मतलब थोड़ा और करीब आता है, अपने आप थोड़ा और ज़्यादा अरेंज करता है, ठीक है। और फिर क्रोमेटिन निर्माण करता है किस चीज़ का, क्रोमोजोम का, गुणसूत्र का। तो कब होता है ये होता है जैसे ही कोशिका विभाजन शुरू होता है तब। अब कोशिका विभाजन शुरू होता है तो पहले बताओ कि कैरियोकाइनेसिस होता है कि पहले साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब पहले कोशिका का केंद्र डिवाइड करता है कि पहले कोशिका द्रव्य डिवाइड करता है। पता है हम लोग पहले कोशिका का केंद्र डिवाइड करता है। मतलब मान लो कि कोशिका है उसमें एक केंद्रक है, तो पहले क्या होता है, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाता है। मतलब पहले होता है केंद्रक विभाजन, या बोल सकते हैं कि पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, और फिर जो है कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है वो डिवाइड करता है और 2 अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो जब कोशिका का मतलब पहले जब कैरियोकाइनेसिस होता है, जब केंद्र विभाजन होता है, उसमें से भी जो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोफेज, उसी दौरान जो क्रोमेटिन है वो अपने आप को अरेंज करता है, संघनित करता है और क्रोमोजोम का निर्माण करता है। अब ये संघनन कैसे होता है, तो जैसे हम लोग पढ़ें अभी कि न्यूक्लियोसोम आपस में कैसे जुड़ता है, तो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा जुड़ता है। जब न्यूक्लियोसोम बन जाता है तो जो हजारों न्यूक्लियोसोम हैं उनको आपस में जोड़ के कौन रखता है, यही जो हिस्टोन प्रोटीन है जोड़ के रखता है। वैसे ही जब क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बनना होता है तो कुछ नए तरह के प्रोटीन उसमें भाग लेते हैं और उन प्रोटीन को कहा जाता है NHCP। फुल फॉर्म बोलोगे अगर इसका होगा नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन, ठीक है।
हिंदी में अगर बोलोगे तो हो जाएगा गैर, बाकी ये सेम ही है, हिस्टोन क्रोमोसोमल की हिंदी में क्या बोल देंगे, गुणसूत्रीय प्रोटीन। तो लिख लेना इस बात को कि कोशिका विभाजन के शुरुआत में क्रोमैटिन NHCP की मदद से, या NC फुल लिख लेना, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन की मदद से संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जैसे ही कोशिका विभाजन शुरू होने वाला होता है, जो क्रोमैटिन होता है वो NHCP के हेल्प से, इन प्रोटीन्स के हेल्प से संघनित होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। और क्रोमोसोम में पता है हम लोगों को कि जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पर ये आपस में जुड़ा होता है, इस जगह को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, है ना। तो ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं 11वीं क्लास में कोशिका चैप्टर में, नहीं पढ़े तो भूल जाओ इसको, इसका यूज नहीं है। तो क्रोमैटिन जो है आपस में संघनित होता है NHCP की मदद से, और क्रोमोसोम का निर्माण होता है, और फिर जो है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो ये काम कब होता है, ये तब होता है जब कोशिका विभाजन होने वाला होता है। अगर नहीं होने वाला हो तो केवल क्रोमैटिन ही उपस्थित होता है। देखो तो कभी क्या क्या पढ़े, अभी पढ़े कि DNA जो होता है उस पर कौन चार्ज होता है, माइनस चार्ज। हिस्टोन पे कौन चार्ज होता है, प्लस चार्ज। हिस्टोन पे प्लस चार्ज किसके कारण होता है, आर्जिनिन और लाइसिन के कारण होता है। उसके बाद हिस्टोन के 8 अणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, हिस्टोन अष्टक बनाते हैं। हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ आकर DNA के 200 क्षार युग्म लिपट जाते हैं, और उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ते हैं, फिर क्या बनता है, क्रोमैटिन बनता है। क्रोमैटिन के 2 भाग होते हैं, जो भाग टाइटली बाउंडेड होता है, बहुत ज़्यादा आपस में करीब करीब होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। और जो दूर दूर होता है, लूजली बाउंड होता है, ढीला ढाला बंधा होता है, बोल सकते हैं कि जो बहुत ही मजबूती से बंधा होता है वो होता है हेट्रोक्रोमैटिन। और जो ढीला ढाला बंधा होता है, लूजली बाउंड होता है, उसे क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन। उसके बाद हम पढ़े कि क्रोमैटिन जो है कोशिका विभाजन के शुरू में NHCP की मदद से, मतलब गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन की मदद से संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो ये हम लोग जो है DNA के बारे में सभी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ें, फिर DNA के संरचना के बारे में पढ़ें, फिर अब DNA से क्रोमोसोम कैसे बनता है वहाँ तक पढ़ें। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कि कैसे मालूम चला कि DNA ही आनुवांशिक पदार्थ है। कैसे मालूम चला कि एक पीढ़ी लक्षण को दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला DNA ही है, RNA प्रोटीन या कोई अन्य अणु नहीं है। इसके लिए 2 प्रयोग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इसमें जो लिखना हो लिख लो। सब इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव इसमें से बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, और ठीक है, तो आज वीडियो में ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।